वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। ठीक है, आपके रिपोर्टेड एग्जाम के लिए है और मैंने आपको 36 वीडियो दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, उनकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आप चैनल में जाओ और प्लेलिस्ट बना है, ठीक है, वहाँ पर बना हुआ है 160 वर्ड पर मिनट, तो जाकर अपनी प्रैक्टिस सही से कीजिए। आप लोग बोलते रहते हो वीडियो 160 का चाहिए, तो वहाँ पर काफ़ी वीडियो हैं। आप अगर चाहोगे तो इन्हीं वीडियो से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हो। और वैसे भी हम आपको वीडियो तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। और जो लोग रिटेन की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला स्टेनो का, तो जो उसका इंग्लिश का पोर्शन है वो हम दूसरे चैनल में आपको प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस सेट से मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, 100 क्वेश्चन का पूरा एक सेट वहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाता है। तो ज़रूर आप लोग विजिट कीजिए उस चैनल में। ठीक है, चलिए आज का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो वह अनुभव से प्राप्त हो, ना कि केवल स्मरण शक्ति पर आश्रित रहकर रटाई द्वारा। उन्होंने सोचा था और उच्चतम शिक्षा शास्त्रियों का भी यही विचार है कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान बच्चों में जागरूकता, कार्यकुशलता, स्वतंत्र भावना पैदा करता है, जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है। दूसरा मौलिक विचार उनका यह था कि इस प्रकार की शिक्षा इस देश के लिए अनुकूल ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। बच्चों से जो कुछ भी काम कराया जाए वह उत्पादक काम हो और उससे जो कुछ भी पैदा हो उससे शिक्षा का व्यय यदि पूरा नहीं तो अधिकांश निकल सके, क्योंकि यदि शिक्षा का व्यय दूसरे प्रकार से निकालने का प्रयत्न किया जाएगा तो वह बोझ इतना बड़ा होगा कि शिक्षा सार्वजनिक नहीं बन सकेगी। पिछले वर्षों में जो कुछ भी विचार किया गया था या प्रयोग करके देखा गया, उससे जहाँ तक मैं समझता हूँ वही निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो पहले सम्मेलन में हुई बहस से निकाला जा सकता था। हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने इस पद्धति की अनुकूलता और श्रेष्ठता तो मान ली थी, पर उनकी दृष्टि में इसके द्वारा शिक्षा का व्यय निकालना असंभव ही नहीं अनुचित भी था। प्रयोग से देखा गया है कि इस पद्धति की उपयोगिता है और इससे पूरा नहीं तो अधिकांश व्यय निकाला जा सकता है। यह मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कह रहा हूँ। उच्च कोटि की शिक्षा के संबंध में अभी प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है, इसलिए उसके संबंध में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि इस पद्धति को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला और न इसका उतना प्रचार ही हुआ जितना होना चाहिए था और जितना स्वराज्य प्राप्ति के बाद हम कर सकते थे। इसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ यही है कि इसकी उपयोगिता प्रमाणित होने पर भी पुरानी पद्धति पर जो आस्था थी वह अभी दूर नहीं हुई है और इसी कारण शिक्षा के काम में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनका ना तो इस ओर ध्यान गया है और न उन्होंने इस विषय पर गहराई से चिंतन ही किया है। आज भी हम इतना ही कह सकते हैं कि इस पद्धति का अभी केवल प्रयोग ही किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम मानकर हमारी सरकार ने उसको चालू करने का निश्चय नहीं किया और क्रियात्मक रूप से कुछ करने की बात तो नहीं के बराबर ही है। उसका परिणाम यह हुआ है कि पुरानी पद्धति की संस्थाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और शिक्षा पर सरकार जो कुछ भी व्यय कर सकती है या करना चाहती है उसका बहुत बड़ा अंश उस पद्धति को ही बनाए रखने में व्यय हो रहा है। इस पद्धति को बहुत कम प्रोत्साहन मिला है। मेरा अपना विश्वास है कि शिक्षा में मौलिक परिवर्तन अवश्य किया जाएगा। महोदय, बहुत बड़ा अंश अनुभव और लोगों की कही सुनी बातों से, देखे हुए दृश्यों से और कुल तथा समाज की परंपरा से प्राप्त होता है। सिनेमा इस सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की दृश्य और श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है। यह एक साधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आँखों द्वारा देखने से मिलता है। उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य के वर्णन करने से पड़ती है। मन बहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाव के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं। इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं।
मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं। सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है, पर मेरे पास जो खबरें पहुंचती हैं बहुतेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुंचाई जाती हैं उनसे मालूम होता है कि बहुतेरी फिल्में दूसरी कोट की हैं जो शिक्षा अथवा मन बहलाव का साधन न बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती हैं, विशेषकर युवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती हैं। हो सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हों, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हो, क्योंकि वे एक प्रकार की मांग को पूरा करती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मन बहलाव ही है, उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सकें जिन लोगों के लिए बनाई गई हों। ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती हैं, पर मैं चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए तो उन सब के लिए ये सब बातें यदि आग्रह नहीं तो गौण अवश्य हैं और उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा ही होना चाहिए। सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह सेवक का हित करे, ना कि उसे गिराए। इसलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए और सेवा के साथ साथ यदि धनोपार्जन भी हो जाए तो निर्दोष है। यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो और सेवा ना हो तो वह आग्रह होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ठीक हो, पर जिससे समाज को हानि पहुंचती हो तो उसे रोकना पड़ता है। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध की समाप्ति व समाधान एशिया की घटनाओं तथा अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी से ही हुआ है। अफगानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध सोवियत संघ के अस्तित्व के लिए कष्टदायी और मुश्किल हो गया। इस भयावह युद्ध से सोवियत नेताओं की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया, जिनकी परिणत शीत युद्ध की समाप्ति से हुई तथा जिसमें जर्मनी का एकीकरण तथा सोवियत संघ का विघटन शामिल है। संक्षेप में शीत युद्ध का और इस तनाव का एशिया की एकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। एशिया के सभी देश यह चाहते थे कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। चीन और सोवियत संघ का सीमा विवाद, चीन और वियतनाम का झगड़ा और भारत व चीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से थाईलैंड और फिलीपींस के साथ अमेरिका के खेमे में चला गया था। जापान अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पश्चिम के देशों में सामीप्य स्थापित कर रहा था। इससे एशिया की एकता को एक नया धक्का लगा है, क्योंकि एशिया के देश अलग अलग खेमों में बट गए थे। 1960 के दशक में एक नया मोड़ आया जब शीत युद्ध के समय में आसियान के नाम से एक नए गुट का प्रादुर्भाव हुआ। इससे दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रयास किए गए। इन देशों में सांस्कृतिक एकरूपता की वजह से भी एक नए गुट ने जन्म लिया, लेकिन यह कहना कठिन होगा कि इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से समूचे एशिया की पहचान या एकता बनाने में सहायता मिली है या उससे धक्का लगा है, क्योंकि इन देशों ने अपनी नीति बहुत स्पष्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर भूमिपुत्र नीति को जन्म दिया। भारत भी अब आसियान का सहयोगी सदस्य बनने जा रहा है। भारत की पहल से दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना सन 1985 में की गई, जिसके फलस्वरूप पड़ोसी देशों के आपसी सहयोग के लिए नया वातावरण तैयार हुआ। यह प्रयास सनय सनय उपयोगी रूप लेता जा रहा है, जो एशिया की पहचान बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है। व्यापार, निवेश, तकनीकी ज्ञान, संचार माध्यमों में बढ़ोतरी ने विश्व गांव के विचार को भी पैदा किया। बढ़ते हुए व्यापार, निवेश, संचार एवं विज्ञान की आधुनिक तकनीकों ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर रहने के नए विचारों को जन्म दिया। अंग्रेजी भाषा, हॉलीवुड, कंप्यूटर्स और उपभोक्ता संस्कृति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिससे देशों में फासले कम हुए, संस्कृति और सभ्यता भी प्रभावित हुई।
हो सकता है कि इसके अच्छे परिणाम न हों, ऐसी भी आशंका की जाती है। उदाहरणतया जापान दूसरे महायुद्ध तक अपनी संस्कृति और सभ्यता व संयुक्त परिवार जैसी आधारभूत सामाजिक मान्यताओं को केवल अपनाए हुए नहीं था, बल्कि उससे चिपटा हुआ था। लेकिन जापान जैसे सभ्यता वाले देश भी यूरोप के प्रभाव से बच नहीं सके। महोदय, दूसरे शब्दों में आर्थिक, व्यापारिक निवेश और तकनीकी कारणों से द्वितीय महायुद्ध के बाद और शीत युद्ध के दौरान एशिया के देशों में पुनः धुंधलापन पैदा हुआ। लेकिन यह बात सही नहीं है कि एशिया की संस्कृति और सभ्यता को पश्चिम के प्रभाव और आधुनिकतम तरीकों ने नष्ट कर दिया। हाँ, एक धक्का जरूर दिया, पर समय समय पर एशिया का यह रूप, एशिया की यह सभ्यता और संस्कृति बलशाली तरीके से उदयमान होती दिखाई देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एशिया की पहचान पर लिखा है कि हजार वर्षों से जब यूरोप अपने अंधकार के युग में था, एशिया ने अपने मनुष्यों की प्रगतिशील आत्मा को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि एशिया की संस्कृति और सभ्यता यूरोप की संस्कृति और सभ्यता से अधिक प्राचीन है। आज के दिनों में भी चीन के नेता अपने यहाँ आध्यात्मिक क्रांति की बात करते दिखाई देते हैं और अपने आर्थिक विकास को भी प्रतिबिंबित करते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री भी बड़े गर्व के साथ मलेशिया के रास्तों की बात करते हैं और आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति के मिश्रण से मलेशिया का विकास करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी मध्य मार्ग की बात करते हैं, जिसको वे भारत का पारंपरिक विचार कहा करते हैं। वियतनाम के यशस्वी नेता भी साम्यवादी विचारधारा को पारंपरिक सहिष्णुता के अनुसार ढालना चाहते थे। एशिया के इन सब नेताओं की समय समय पर की गई घोषणाओं का वर्तमान संदर्भों में पूरा अर्थ लिया जाना चाहिए, जो एशिया की पहचान को नए सिरे से बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि हाल के वर्षों में एशियाई देश, विशेष रूप से पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, एशिया के सुदृढ़ देशों के रूप में उभरे हैं। इन देशों के आर्थिक विकास की दर विश्व के किसी भी अन्य देश के आर्थिक विकास की दर से अधिक है तथा जिनके आने वाली शताब्दियों में विश्व आर्थिक व्यवस्था के निर्माताओं के रूप में उभरने की आशा है। आर्थिक सफलता की इन कहानियों का श्रेय मुख्य रूप से अनुशासित कार्य, किफ़ायत एवं बचत की ऊंची दरों जैसी एशियाई विशेषताओं को जाता है तथा इनसे देशों की जनता के जीवन स्तर में सुधार आया है और एशिया की पुनः खोज जैसा वातावरण बन रहा है। एशिया के देशों में अब आपसी भाईचारे की भावना उभर रही है और इससे ये देश परस्पर निर्भर हो रहे हैं तथा शीत युद्ध के प्रभाव से मुक्त होते जा रहे हैं। हमारी सरकार ने अपने एशियाई पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने में पहल करके इस बदलते रुख के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया है। इन सब प्रश्नों का जवाब आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय समय इन प्रश्नों में ही इसके उत्तर मिलेंगे। एशिया अपने इन प्रश्नों के उत्तर में एक नए एशिया को जन्म देगा और अपनी एक नई पहचान बनाएगा। यूरोप और अमेरिका के आधुनिक औद्योगिक विकास में फर्क नजर आता है। स्टॉप।